हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएस साइंस एंड बायोलॉजी पर आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं। तो बच्चों एक बार जरूर से कमेंट में करके बताओ खनिज और अयस्क किसे कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के नीचे से निकलने वाले जितने भी यौगिक और तत्व होते हैं उनको खनिज कहा जाता है। और इन खनिजों में कई बार धातु निकल आती हैं और उन धातुओं को अयस्क कहा जाता है। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं कि जो अयस्क जो होते हैं, इन अयस्कों से धातुओं का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। आइए पढ़ते हैं अयस्कों से धातुओं का शुद्धिकरण। अयस्कों से धातुओं का शुद्धिकरण सबसे पहले पढ़ते हैं अपन गैंग। सबसे पहले पढ़ते हैं गैंग। तो बच्चों ध्यान रखना, अयस्कों में मिट्टी, रेत, धूल आदि आदि अशुद्धि पाई जाती है और इन्हीं अशुद्धियों को अपन क्या कहते हैं, गैंग कहा जाता है। तो बच्चों देखो, अयस्कों में पाई जाने वाली मिट्टी, रेत एवं धूल के कणों को की अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। गैंग कहा जाता है कहा जाता है। अतः अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए इन्हें भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों से गुजारा जाता है। यह क्रिया धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। निष्कर्षण कहलाती है। तो बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा था खनिज। क्या पढ़ा था? खनिज। यानी कि जब खनिज निकालते हैं तो उनमें धातु आ जाती है और उन धातु को अपन अयस्क कहते हैं। और उन अयस्कों में जो अशुद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अब इन अयस्कों से अपन को शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कुछ भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों का अध्ययन करना पड़ता है। कुछ भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों का उपयोग करना पड़ता है और इन भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों से जो गुजारने की क्रिया है वही कहलाती है धातुओं का निष्कर्षण। क्या कहलाती है? धातुओं का निष्कर्षण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निम्न श्रेणी के तत्वों का निष्कर्षण या निम्न श्रेणी के धातुओं का निष्कर्षण। तो पढ़ते हैं अपन निम्न श्रेणी के धातुओं का निष्कर्षण। अब पढ़ते हैं हम निम्न श्रेणी के धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है बच्चों, कैसे नहीं किया जाता है। तो अपनी हेडिंग है निम्न श्रेणी के धातुओं का या तत्वों का निष्कर्षण। तो बच्चा हमें एक बात का पहले से ही पता है कि निम्न श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो अनाभिक्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं? अनाभिक्रियाशील। यानी कि निम्न अभिक्रियाशील जो तत्व जो होते हैं उनकी जो अभिक्रियाशीलता होती है वो बिल्कुल कम होती है, ना के बराबर होती है। इसीलिए ध्यान रखना, इन धातुओं को
ऑक्सीजन की साथ क्रिया करा के सबसे पहले धातु ऑक्साइड में बदलते हैं और धातु ऑक्साइड को गर्म करके आसानी से हमें धातु प्राप्त हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि निम्न श्रेणी के तत्वों का धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो देखो, सर्वप्रथम हम जानते हैं, ये लिख लो पहले, हम जानते हैं कि ये कम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं। अतः सर्वप्रथम इन्हें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। इन धातु ऑक्साइड को गर्म करने पर हमें आसानी से धातु प्राप्त हो जाती है। धातु प्राप्त हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, निम्न अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो ध्यान रखना, उनकी अभिक्रियाशीलता बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसीलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप याद रखें। सबसे पहले जो धातु है यानी कि जिनके अयस्क हैं, हम इनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलते हैं और फिर धातु ऑक्साइड को गर्म करके आसानी से हमें धातु प्राप्त हो जाती है। मतलब आपको 2 स्टेप याद रखने हैं और 2 स्टेप ये हैं कि सबसे पहले धातु ऑक्साइड में बदलते हैं अयस्क को और ऑक्साइड में बदलकर जो ऑक्साइड प्राप्त होता है उसको गर्म करते हैं तो हमें धातु प्राप्त हो जाती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं अपन मरकरी का। एग्जाम्पल लेते हैं मरकरी का। एग्जाम्पल देखो, जो मरकरी है यानी कि पारा, मरकरी यानी कि बच्चों पारा प्रकृति में सिनाबार इसका सूत्र होता है HgS के रूप में पाया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो पारा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पारा है उसका अयस्क क्या है। तो पारा का अयस्क क्या है? सिनाभार। अब देखो, सिनाभार से हम स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, इस सिनाभार से हमें मरकरी यानी कि Hg प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सिनाभार है इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। सिनाभार प्लस 3O2 और इसको अपन ने क्या किया, गर्म। जैसे ही गर्म करेंगे तो ये धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। यह बंध टूटता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा 2HgO प्लस, और ये बनेगा अपन को 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड। अब बच्चों, ये जो ऑक्साइड बना है, इस ऑक्साइड को आपको दोबारा गर्म करना है स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड,
अब जो हमें मरकरी प्राप्त हुआ है 2HgO, इसको हम गर्म करते हैं, यानी कि धातु ऑक्साइड जो बना है इस धातु ऑक्साइड को दोबारा गर्म करते हैं तो हमको 2Hg यानी कि मरकरी प्राप्त हो जाता है और ये ऑक्सीजन गैस साथ में निकलती है। तो ध्यान रखना, पारा जो होता है वो लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। ये पारा है और ये ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ध्यान रखना अपन को दो स्टेप याद रखने हैं इसमें, निम्न श्रेणी में, कि सबसे पहले धातु ऑक्साइड में बदलना है और उसके बाद धातु ऑक्साइड को गर्म करके हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। और ये विधि है निम्न श्रेणी के धातुओं के निष्कर्षण के लिए, यानी कि निम्न श्रेणी के तत्वों को सबसे पहले ऑक्साइड में बदलना है, ऑक्साइड में बदलने के बाद में हमें इन्हें गर्म करना है और गर्म करने से हमें धातु प्राप्त हो जाती है। आगे चलते हैं, नोट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर अपन अब 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कॉपर को, जो कॉपर जो है वो प्रकृति में, ध्यान रखना, कॉपर सल्फाइड यानी कि अयस्क के रूप में पाया जाता है। स्टेप फर्स्ट लेते हैं। सबसे पहले कॉपर का जो अयस्क है उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं, यानी कि अपन को सबसे पहले धातु ऑक्साइड बनाना है। तो बन जाएगा, देखो 2CuO, ये क्या बन जाएगा? 2Cu2O प्लस SO2, यानी कि 2SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ये बन गया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो बच्चों पहले की तरह आपने पहले ऑक्साइड में बदलना है, ऑक्साइड में बदलने के बाद में आपको किस में बदलना है? इसको गर्म करना है। क्या करना है? गर्म करेंगे। अब इसको हम स्टेप सेकंड में 2Cu2O, वैसे जनरली डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है ये, लेकिन फिर भी इसको हम Cu2S के साथ दोबारा गर्म कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? दोबारा गर्म कर सकते हैं। दोबारा गर्म करेंगे हमको, तो ध्यान रखना 3Cu2O प्राप्त होता है, यानी कि ये कॉपर प्राप्त होता है। अपन को क्या प्राप्त हो जाता है? कॉपर प्राप्त हो जाता है। 4 इधर है, 2 इधर है, 6, और इधर अपन को SO2 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? SO2 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम कॉपर को भी शुद्ध प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि बच्चों पहले आपको धातु ऑक्साइड में बदलना है, ऑक्साइड को गर्म करना है और हमें धातु प्राप्त हो जाती है। एक बात बच्चों ये ध्यान रखना कि जो कॉपर है वो प्रकृति में, ध्यान रखना, Cu2S सल्फाइड यानी कि कॉपर सल्फाइड एस के रूप में पाया जाता है। आगे चलते ये हुए आपके निम्न श्रेणी के धातुओं या तत्वों का निष्कर्षण। अब करते हैं हम मध्यम अभिक्रियाशील तत्वों का निष्कर्षण। तो बच्चों देखो, दूसरे चलते हैं हम मध्यम अभिक्रियाशील तत्वों का निष्कर्षण। निष्कर्षण तो बच्चों हमने अभी देखा था कि निम्न श्रेणी के तत्वों का निष्कर्षण कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि मध्यम अभिक्रियाशील तत्वों का निष्कर्षण कैसे होता है। तो बच्चों एक बात पहले ध्यान रखना है कि मध्यम श्रेणी के जो तत्व हैं वो प्रकृति में, ध्यान रखना, सल्फाइड और कार्बोनेट एश के रूप में पाए जाते हैं। अतः इनको हम शुद्ध करने के लिए निम्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। तो एक लाइन लिखेंगे हम कि मध्यम अभिक्रियाशील तत्व प्रकृति में सल्फाइड के रूप में
या लिख सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। आते हैं इनके निष्कर्षण के लिए निम्न पदों का या विधियों का उपयोग किया जाता है। विधियों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, निम्न यानी कि मध्यम अभिक्रियाशील जो तत्व है वो प्रकृति में सल्फाइड, जैसे कि जिंक सल्फाइड हो जाता है, या जितने भी सल्फाइड अयस्क हो सकते हैं, कैल्शियम सल्फाइड हो सकता है, पोटेशियम सल्फाइड हो सकता है। तो सल्फाइड अयस्कों को या फिर कार्बोनेट अयस्क के रूप में ये पाए जाते हैं। यानी कि मध्यम अभिक्रियाशील जो तत्व होते हैं या तो सल्फाइड के रूप में मिलेंगे या आपको कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेंगे। और इनके शुद्धिकरण के लिए हम निम्न पदों का या विधियों का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों कौन कौन सी वो विधियां हैं जिनके द्वारा हम मध्यम अभिक्रियाशील तत्वों का निष्कर्षण करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं हम सबसे पहले सल्फाइड अयस्क के लिए पढ़ लेते हैं और वो पढ़ते हैं भर्जन। नाम देख लेते हैं पहले इसका। तो इनके अपन निम्न पदों का उपयोग करते हैं। पहला होता है भर्जन। क्या होता है? भर्जन। दूसरा होता है निस्तापन और तीसरा सी होता है विस्थापन अभिक्रियाओं का भी उपयोग किया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम भर्जन। तो बच्चों ये तीन जो पद हैं, इन तीन पदों में से पेपर में आरबीएससी कोई ना कोई प्रश्न हर साल दे रही है। तो बच्चों इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों में से कोई एक प्रश्न आ सकता है, इसलिए इनको ढंग से आप अच्छे ढंग से पढ़े। बोर्ड पर सीधा फोकस होना चाहिए। पहली विधि पढ़ते हैं हम। पहली विधि पढ़ते हैं हम भर्जन। तो बच्चों देखो इस विधि में क्या करते हैं। इस विधि का उपयोग सबसे पहले ध्यान रखना, हम सल्फाइड अयस्क के लिए करते हैं। एक लाइन लिख सकते हैं हम कि इस विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। अयस्कों के लिए किया जाता है। अयस्कों के लिए किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जब सल्फाइड अयस्कों को उच्च ताप पर या अत्यधिक ताप पर या वायु के, जब सल्फाइड अयस्क को ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल सीधा, अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है। तो धातु ऑक्साइड
प्राप्त होता है, ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह विधि भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? भर्जन कहलाती है। तो बच्चों ध्यान रखना है, इस विधि में क्या करेंगे हम, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको वायु की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो हमको धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है, जो भी सल्फाइड अयस्क है उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और गर्म करके हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाती है और यही विधि क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखो अभी जो भर्जन जो होता है, जो धातु ऑक्साइड होता है, इस धातु ऑक्साइड का अपन कार्बन के साथ अपचयन कराते हैं। क्या कराते हैं? अपचयन। प्राप्त होता है, यह विधि भर्जन कहलाती है। प्राप्त धातु ऑक्साइड का कार्बन के साथ अपचयन कराते हैं तो हमें धातु प्राप्त हो जाती है। धातु प्राप्त हो जाती है। एग्जाम्पल देखो एक लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अपन एक सल्फाइड ले 2ZnS। ये जिंक सल्फाइड है। क्या सल्फाइड है? जिंक सल्फाइड। इसको अपन वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड बन जाता है 2ZnO, ये जिंक ऑक्साइड बन जाता है और 2SO2 ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ से ये धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया हमें, जिंक ऑक्साइड। कौन सा? जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता। अब ये जो जिंक ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ है बच्चों, ये जिंक ऑक्साइड यानी कि जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, इसका हम कार्बन के साथ अपचयन कराते हैं। तो अपचयन कराते हैं तो अपचयन कराते हैं तो ZnO प्लस C इज इक्वल टू, ये धातु प्राप्त हमें हो जाती है प्लस ये बन जाएगा CO गैस मोनोऑक्साइड। ये हमें धातु प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? जो धातु प्राप्त हो जाती है। जल्दी से जल्दी तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट फिट रखना है बच्चों आपको कि सबसे पहले ऑक्साइड में बदलना है और ऑक्साइड को हम जब कार्बन के साथ अपचयन कराते हैं तो हमें धातु प्राप्त हो जाती है और इस विधि को भर्जन कहते हैं। इस विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। नोट डाउन। आगे देखते हैं बच्चों, आगे दूसरी विधि पढ़ते हैं, निस्तापन। सेकंड मेथड पढ़ते हैं बी, या दूसरा पढ़ते हैं 2H निस्तापन। बच्चों इस विधि का उपयोग करते हैं कार्बोनेट अयस्कों के लिए। कई बार बच्चे परिभाषा याद कर लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इस विधि का उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, किससे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो किससे कर रहे हैं बच्चों? कार्बोनेट अयस्क से। एक लाइन लिख सकते हैं हम, इस विधि का उपयोग कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है। कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है।
के लिए किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन कि निस्तापन विधि का उपयोग किससे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किया जाता है? कार्बोनेट अयस्कों से किया जाता है। अगर हम पढ़ते हैं परिभाषा, क्या पढ़ते हैं? परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? तो जब कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में, यानी कि कम वायु, सीमित वायु की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है तथा इस धातु ऑक्साइड का कार्बन के साथ अपचयन कराने पर हमें धातु प्राप्त हो जाती है। हमें धातु प्राप्त हो जाती है। यह विधि निस्तापन कहलाती है। निस्तापन कहलाती है। तो बच्चों ध्यान रखना, इस विधि का उपयोग हम कार्बोनेट के लिए करेंगे, और जो कार्बोनेट जो अयस्क हैं उन्हें हम कम वायु, बिल्कुल ना के बराबर वायु की उपस्थिति में, यानी कि डायरेक्ट गर्म करते हैं तो हमको धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। और इस धातु ऑक्साइड को वर्जन की तरह कार्बन के साथ अपचयन कराते हैं तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। और यह विधि क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक जिंक कार्बोनेट है। क्या है? जिंक कार्बोनेट। इसको जब हम गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। जिंक ऑक्साइड धातु प्राप्त होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। अब इस जो ये धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त जो हुआ है, इस धातु ऑक्साइड का हम कार्बन के साथ अपचयन कराते हैं। तो ZnO प्लस सी इज इक्वल टू, जब कराएंगे ये बंद टूटेगा यहाँ से, तो हमें Zn प्राप्त हो जाएगा और साथ में CO गैस प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से ये धातु प्राप्त कर ली जाती है। ये जिंक ऑक्साइड है। यानी तो बच्चों अब तीसरी और अंतिम विधि पढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी और अंतिम अभिक्रिया हम पढ़ते हैं अब, विस्थापन अभिक्रिया। मध्यम अभिक्रियाशील की अंतिम विधि है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें इतनी अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, कि
धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, कॉमा, थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है, थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों, कुछ विस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिनमें इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलती है कि जो धातु है वो द्रव अवस्था में प्राप्त होती है, और ऐसी अभिक्रिया को अपन कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्मिट अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्मिट अभिक्रिया को एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 3MnO2 प्लस 2Al इज इक्वल टू, जब हम करेंगे तो ये ध्यान रखना Al2O3 प्राप्त होता है, साथ में 3Mn जो धातु है ये लिक्विड अवस्था में प्राप्त होती है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, ऑक्साइड प्राप्त होता है, और ये मैग्नीज धातु हमें द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। मैग्नीज धातु हमें क्या प्राप्त होती है? द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। इसको हम संतुलित करने के लिए यहाँ 2 की जगह 4 लगा देते हैं, तो हमें यहाँ 2Al2 और O3 आ जाएगा। और ध्यान रखना यहाँ पर ये जो धातु है ये हमें द्रव यानी कि लिक्विड अवस्था में प्राप्त होती है। एग्जाम्पल नंबर हम दूसरा पढ़ते हैं, यानी कि वे विस्थापन अभिक्रिया जिनमें इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलती है कि जो धातु है, जो मेटल है, वो बिल्कुल लिक्विड हो जाता है, द्रव की तरह प्राप्त होता है, और ठंडा होने पर वो बिल्कुल ठोस बन जाता है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन, थर्मिट अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड है, इसकी विस्थापन अभिक्रिया कराते हैं हम 2Al यानी कि एल्युमिनियम से। इस विस्थापन में ध्यान रखना ये आयरन प्राप्त होगा हमें 2Fe, लेकिन ये आयरन हमें लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगा। कौन सी अवस्था में प्राप्त होगा? लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगा। और साथ में क्या बनेगा? Al2O3 बनता है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, और साथ में इसमें ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? ऊष्मा निकलती है। ये आयरन ऑक्साइड वाली या फेरिक ऑक्साइड वाली जो अभिक्रिया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।